जागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम अष्टांग हृदय का वातवादी निदान पढ़ रहे हैं। सो उस निदान के हमारे कुछ श्लोक हुए हैं, आज उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। होपफुली आप सभी इसकी पढ़ाई ये सब अच्छा करते हैं और रेगुलर आप दर्शक बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हो चैनल को और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। ओके, तो हमारे जो श्लोक हुए हैं उधर से 9 श्लोक तक हमारा हुआ था। सो 9 श्लोक जो है वो हमने देखा था कि आमाशयगतवात इसके बारे में देखा था। फिर 10th जो है श्लोक उससे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर वायु रक्तगत होती है तो क्या होता है वो आज हम इधर देखेंगे। सो वायु अगर रक्तगत होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, उसके बारे में श्लोक है। रक्ते तीव्रा रुजस्वापम तापम रागम विवर्णताम अरुषिन्नस्य विष्टंभ अरुचिम कृशताम भ्रमम। रक्ते तीव्रा रुजहा, अगर वायु रक्तगत होती है तो रुजा जो रहती है, वेदना जो है वो तीव्र रहती है। बहुत बार ऐसा है कि वेदना के भी अलग अलग प्रकार है। कभी कभी वेदना जो है वो मंद रुजा रहती है कि जो कि कफ के कारण होते हैं। ओष चोषवत जो रहती है वो रक्त और पित्त के कारण होती है। और ये जो रक्तगत वात है वो रक्त है, ओष चोषवत वेदना रहेगी और उसके साथ में वायु का जो अति तीव्र वेदना रहती है वैसी रहेगी। सो इसी के लिए रक्त विकृति और वात विकृति ऐसे दोनों साथ में आ जाते हैं तो उसमें जो रुजा रहती है, वेदना रहती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। सो इसी के लिए रक्त तीव्र रुजहा, जैसे कि हम अलग अलग व्याधियों में भी देखते हैं, जैसे कि वात रक्त व्याधि है कि जिसमें वात की विकृति भी है और रक्त की विकृति भी है, उसमें भी रुजा जो रहती है वो तीव्र रुजा रहती है। जब भी वायु रक्तगत होती है तो तीव्र रुजा रहती है और इसी के लिए कहा गया है कि कोई भी व्याधि में अगर रुजा तीव्र है यानी वेदना अगर तीव्र है तो उसे रक्त मोक्षण भी हम कर सकते हैं। रक्त मोक्षण एक उसके लिए अच्छी चिकित्सा है। सो रक्ते तीव्र रुजहा स्वापम, उसमें स्वाप ये लक्षण आ जाता है। स्वाप इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी स्पर्श ज्ञान जो है वो अगर स्पर्श ज्ञान अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसको स्वाप ऐसे कहते हैं। सो स्वाप तापम रागम विवर्णताम, ताप उस जगह के ऊपर ताप यानी उसका लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि कोई भी व्रणशोथ है तो उधर उस एरिया में लोकल टेम्परेचर बढ़ता है। वैसे ही अगर ऊपर से कुछ भी हमें व्रणशोथ है या फिर कोई भी वुंड है ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तीव्र रुजा रहते हैं, इसमें रक्तगत वात ये निदान हमारा होगा। सो स्वापम तापम रागम, वो जो एरिया रहेगा उसका राग यानी कलर भी चेंज हो जाता है, उसमें रक्तत्व आ जाता है। सो रेडिशनेस उसमें रहेगा और जो है वो विवर्णता उस एरिया का, जिस एरिया में रक्तगत वात की लक्षण हमें दिख रहे हैं उस एरिया में वैवर्ण देखने के लिए मिलता है। सो वो जो कोई भी एरिया है कि जिसमें ये स्पेसिफिकेशन है कि रक्तगत वात ये लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें विवर्णता ये लक्षण दिखने के लिए मिलेगा। फिर अरुषि अन्नस्य विष्टंभः अरुचिम कृशताम भ्रमम, अरुषि यानी अरुषिका, अरुषिका हमें मालूम है क्या रहता है। सो मज्जा दृष्टि में भी अरुषिका का लक्षण आता है। सो मूर्छा भ्रमो सत्तमसो दर्शनम तमसस्तथा अरुषा स्थूल मूलानां पर्वजानां दर्शनम, ऐसे मज्जा दृष्टि के लक्षण में आया है। अरुषिका इसका मतलब है कि जो स्काल्प एरिया रहता है उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन खवडे ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात वैसे रहता है। सो ये जब भी अरुषिका रहती है तो फ्लेक्स बहुत बड़े बड़े हो गए, पेशेंट जो है उसको दारुणक यानी डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहेगा स्काल्प एरिया में और तभी अगर वो निकलता है तो इन्फ्लेमेशन रहता है स्काल्प पर। सो ये जो सब लक्षण है जो आजकल हम सोरियासिस के जो पेशेंट्स देते हैं उसमें भी ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए सोरियासिस की जब भी हम चिकित्सा करते हैं उसमें सिग्मा कुष्ठ ये भी एक निदान हो सकता है, अरुषिका ये एक निदान हो सकता है।
रक्तगत वात, ये भी एक निदान हो सकता है। उसके अनुसार हमें आयुर्वेदिक निदान करते हुए अगर हम सोरायसिस के पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से बदलाव और रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके लिए निदान पद्धति जो है वो आयुर्वेदिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो रक्ते तीव्र रुजा स्वापम तापम रागम विवर्णताम अरुषि अन्नस्य विष्टंभः अरुचिम कृशताम भ्रमम। अरुचि और विष्टंभ, ये दो लक्षण इसमें देखने के लिए मिलते हैं। विष्टंभ यानी अन्न का पचन नहीं होता है, जो मल है वो बाहर नहीं निकलता है, जो अन्न है वो भी जो इंटेस्टाइन्स है या फिर जो आमाशय से होके पक्वाशय तक जो अन्न जाता है उसका जो रेट रहेगा, उसका जो स्पीड रहेगा वो भी कम रहता है। इसके लिए बहुत बार पेशेंट ऐसा ब्लोटिंग जैसा फील करता है। विष्टंभ अरुचिम, और ये विष्टंभ होने के कारण, ये स्लो मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस होने के कारण अन्न जो है वो अच्छे से हजम नहीं होता है, और अन्न हजम नहीं होता है उसी के कारण हमें आहार रस अच्छा तैयार हुआ है ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आहार रस अगर अच्छा नहीं है तो उसमें और भी एक लक्षण आता है, तो कृशता, क्योंकि आहार अगर उसमें रस का शोषण नहीं हो रहा है तो उसमें पेशेंट जो है उसमें कृशता देखने के लिए मिलेगी। और भ्रम, ये लक्षण जो है वो रक्त के कारण रहता है, रक्त और पित्त का साहचर्य होता है। सो भ्रम जो है वो विशेषतः हमें इस रक्तगत वात में भी देखने के लिए मिलता है। सो रक्तगत वात के लक्षण जो है वो कुछ त्वचा के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं, कुछ रुजा यानी पेन के अनुसार हमें देखने के लिए मिलते हैं, और इवन रक्तगत वात जो है उसके लक्षण जीआईटी के ऊपर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो रक्ते तीव्र रुजा स्वापम तापम रागम विवर्णताम अरुषि अन्नस्य विष्टंभ अरुचिम कृशताम भ्रमम मांसमेदो गतो ग्रथिस्तोदाढ्यान कर्कशांश्रमम पूर्वंगम चातिरुक्स्तब्धम मुष्टि दंड हतोपमम। अभी मांसमेदो का अगर बात है तो उसके लक्षण क्या है वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो अगर ये मांसगत वात या फिर मेदोगत वात है, सो उसके लक्षण कौन कौन से हैं? सो मांसमेदोगतो ग्रंथि तोद आढ्यान कर्कशताश्रमम। मांसगत वात है या फिर मेदोगत वात है तो उसमें ग्रंथि, ये लक्षण हमें पहला देखने के लिए मिलता है। अगर ये पेशेंट्स में ग्रंथि यानी गांठ बनती है, सो मांसगत वात में पहला लक्षण अगर हम देखेंगे तो उसमें गांठ बनने के लिए पेशेंट्स कंप्लेंट करता है कि गांठ हो रही है। और भी है कि मांसमेदोगते ग्रंथि तोड़ आढ्यान कर्कशान और भ्रमम। तोड़ यानी तोदवत वेदना उसमें रहती है, मांसगत वेदना है वो तोदवत जैसी वेदना पेशेंट्स को होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स बताता है की पुरे दिन तक ऐसा छुपता है, ऐसा लगता है, पाय चावतात असं टिपिकली मराठीमध्ये सांगतात। सो मांसमेदोगतम ग्रंथि तोद आढ्यान, बहुत ज्यादा तोदवत वेदना है, और कर्कशान भ्रमम, कर्कश पीड़ा इसमें होती है, कठिनत्व आ जाता है। बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि जो पेशेंट्स रहते हैं उनके जो मांसपिंडी का जो रहती है उसमें बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है कि कठिनपन आ जाता है, या फिर जो काफ मसल्स है वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाते हैं। ऐसे जो भी रहता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मांसगत वात है, पिंडिकोद्वेष्टन है। सो उसके कारण भी अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पिंडिकोद्वेष्ट जो है वो अवस्टंभ, पुरुष का अवस्टंभ होने के कारण भी देखने के लिए मिलेगा, और ये मांसगत या फिर मेदोगत वात है तो भी देखने के लिए मिलेगा। सो ग्रंथि तोद आढ्यान कर्कशाम भ्रमम, और भ्रम, ये भी लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। सो भ्रम क्यों है मांसगत वात में, ऐसे अगर हम सोचेंगे तो ये जो मांसगत वात है उसमें प्रमुख संप्राप्ति जो है वो वात की है, और वात जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि स्पेसिफिकेशन उसका जो है वो भ्रम यानी चक्रारूढ़ विवगति ही, ऐसे वात का भ्रमण देखने के लिए मिलता है। और इसी के लिए ये स्पेसिफिकेशन है कि उसमें भी यानी मांसमेदोगत वात जो है उसमें भी हमें भ्रम ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में जो श्लोक आता है वो गुरुअंगम, अंग है वो गुरु हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि रक्तगत वात में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्लो होते हैं, वैसे ही पूरे शरीर जो है मांस और मेद जो है उसमें गुरुता आ जाती है, क्योंकि ये वात जो है उसका चलत्व यानी प्राकृत चलत्व उधर नहीं रहेगा। इसी के लिए गुरुअंगम च अतिरुक स्तब्धम, अतिरुक और स्तब्ध ये दोनों लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं।
सो अतिरुक यानी रुजा उसमें ज्यादा रहेगी और स्तब्धता भी उसमें ज्यादा रहेगी। बहुत ज्यादा रुजा है और जखड़ाट है, स्तब्धता है, ऐसा है। और मुष्टि दंड हतोपमम, मुष्टी यानी मूठ ज्याला आपण म्हणतो वैसा है, या फिर दंड यानी कोई भी लाठी है उससे अगर याने काय म्हणू आपण मराठीमध्ये की बुक्के घातल्यासारखं किंवा काठीने मारल्यासारखं इतनी पीड़ा इस मांसगत मेदोगत वात में हो जाती है। सो मांसगत वात के अलग अलग जो लक्षण है उसमें ये स्पेसिफिकेशन हमेशा ध्यान में रखना है कि पेशेंट बताते कि बहुत ही ज्यादा पेन है, जैसे कि कोई मार रहा है लाठी से, इतना ज्यादा पेन है। सो मांसगत मेदोगत वात जो है उसके अनुसार ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो अस्थिस्थः सख्ति संधि संधस्ति शूलम तीव्रम बलक्षयम मज्जस्थे अस्थिषु सौशीर्यम अस्वप्नम संततारुजम। एक ही लाइन में अस्थिस्थ वायु का बताया है। अस्थिस्थ सख्ति संधि अस्थिशूलम तीव्रम बलक्षयम। अस्थिगत वात अगर है तो सख्ती और संधि जो है उसमें बहुत ज्यादा तीव्र शूल देखने के लिए मिलता है। ये अस्थिगत वात है, इसमें अस्थि यानी जघन जो है वो यानी सख्ती का जो बोन है यानी जिसको हम फीमर कहेंगे, वो जो बोन है उस बोन में बहुत ही ज्यादा पेन रहता है, क्योंकि जो अस्थि जो है उसका बहुत बड़ा यानी सबसे जो बड़ा बोन है वो है जघन यानी सख्ती का बोन यानी फीमर है। तो उसमें बहुत ज्यादा पेन हमें देखने के लिए मिलता है। फिर सख्ती शूल यानी जो क्या हम कह सकते हैं कि जो मसल्स ऑफ थाई है उसमें भी पेन है, थाई का बोन है उसमें भी पेन है, और ये जो बोन में की पेन रहती है ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा है। सो ये इतना पेन आजकल की भाषा में अगर हम किधर देखते हैं तो एवियन के पेशेंट जो है ना उसमें भी ऐसा बहुत ज्यादा पेन देखने के लिए मिलता है। अगर अस्थिगत वात है तो उसमें पेन यानी रुझा ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये वायु जो है इसके कारण ऊपर ही हमने देखा था कि मांसगत और मेदोगत अगर है तो स्तब्धत्व हो जाता है। सो शायद इसमें जैसे कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हो जाता है, वैसे और वात की विकृति का कारण क्या होता है कि रक्त का संचरण जो है वो जगनास्थि में कम हो जाता है, इसी के लिए उसकी पेन यानी वेदना ज्यादा रहती है। सो ये स्पेसिफिकेशन है कि अस्थिस्थ सख्ती संधि शूल। अभी इज इक्वल टू ऐसा नहीं कहेंगे कि एवीएन इज इक्वल टू अस्थिगतवात, ऐसे नहीं, लेकिन एवीएन का एक निदान हम अस्थिगतवात ऐसा कर सकते हैं, ये जरूर हम कह सकते हैं। फिर अस्थि संध्यस्थि शूलम, अस्थि का शूल बहुत ज्यादा होता है और संधियों में भी शूल होता है, क्योंकि संधि और अस्थि इसका बहुत ही घना संबंध है। रादर जो संधि बन रहे हैं वही अस्थि के कारण यानी दो अस्थि के कारण जो बनता है वही संधि है, इसी के लिए संधि शूलम भी उसमें ज्यादा रहता है। और बलक क्षय ये भी लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। अभी बलक और इसमें क्या संबंध है, बल कैसे मापा जाता है, ऐसे अगर हम देखें तो बलम व्यायाम शक्तिया ऐसे कहा गया है। व्यायाम करने की यानी कोई भी ताकत जो रहती है कर्म करने की, उससे व्यायाम से ये हमारा बल जो है उसके मापन किया जाता है। अगर तीव्र रुझा है कोई भी अस्थियों में या फिर कोई भी संधियों में तो हम बलवान यानी कोई भी कार्य क्षमता जो है वो कम हो जाती है, इसी के लिए बल क्षय ये एक लक्षण इसमें बताया गया है। और भी इसमें जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे कि जो हमारा शरीर है वो पृथ्वी महाभूतात्मक है और पृथ्वी महाभूत के कारण ही इसका एक संहत आकार तैयार हो जाता है। ये जो संहनन है वो कम हो जाता है, इसी के लिए बलक्षय हो जाता है। सो ये भी बातें महत्वपूर्ण है कि अस्थिगत वात जो है उसमें बलक्षय ये लक्षण हमें देखने के लिए मिलता है। फिर मज्जस्था वातः अस्थिषु सौशीर्यम अस्वप्नम और संततामृजम। मज्जागत वात अगर है तो उसमें अस्थिसु सौशीर्य, अस्थि सौशीर्य ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। अस्थि सौशीर्य यानी जिसको आजकल की भाषा में हम ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे कहते हैं। सो अगर मज्जा स्थित वात होता है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, जो मज्जा है उसका अपतर्पण हो जाएगा और वात जो है वो बढ़ेगा, और इसी के लिए अस्थि सौशीर्य ये लक्षण आ जाता है। सो जो अस्थि घनता है वो भी कम आ जाती है, अस्थि विरलता आ जाती है। जो मज्जा है उसकी भी अंदर का जो प्रपूरण किया जाता है मज्जा के कारण वो प्रपूरण भी कम हो जाएगा और वात जो है वो और भी बढ़ेगा। इसके लिए वात बढ़ता है, इसके लिए संतत रुजा ऐसे कहा गया है। इसमें कंटिन्यूड पेन है,
पेन रुकता ही नहीं है। सो मज्जागत वात जो है उसमें ये स्पेसिफिकेशन है कि उसमें पेन जो है वो रुकता ही नहीं। मज्जस्थे अस्थिषु सौशीर्यम अस्वप्नम स्तब्धताम रुजम। अभी इधर एक बीच में शब्द आ जाता है, वो है अस्वप्नम। नींद का और मज्जागतवात का क्या संबंध है? ऐसे अगर हम देखेंगे तो मज्जा क्या है? जो अस्थियों का पूर्ण करती है वही मज्जा है। जैसे कि हम लॉन्ग बोन्स में देखते हैं कि अंदर उसके मज्जा रहते हैं, वैसे ही जो स्पेसिफाइड मज्जा है उसको हम ऐसा अगर कहेंगे, जो ब्रेन है वो स्पेसिफाइड मज्जा है या फिर इवॉल्व मज्जा है, ऐसे हम उसको कह सकते हैं। सो ब्रेन के अंदर प्रपूरण करने वाला जो जो स्कल है उसके अंदर जो प्रपूरण करने वाला है वो ब्रेन है, और उसमें भी पीड़ा रहेगी और जागरण ये लक्षण आ जाता है। वायु की वृद्धि के कारण वात जो है वो बढ़ता है, इसके लिए नींद नहीं आती है और इसी के लिए अस्वप्न ये लक्षण इसमें पाया जाता है। सो अस्थिस्थ शक्ति संध्यस्थि शूलम तीव्र बलक्षयम मज्जस्थो अस्थिषु सौशीर्यम अस्वप्नम संततारुजम। शुक्रस्थ शीघ्रमुत्सर्गः संगम विकृतिमेव वा तद्गर्भस्य शुक्रस्थः सीरा स्वाद्भानरिक्ततेः। अभी इसमें जो शुक्र से जो कहा गया है, शुक्र से शीघ्र मुत्सर्गः संगम विकृतिमेव च तद्गर्भस्थ स शुक्र गर्भस्थः गर्भस्य शुक्रस्थः गर्भस्य विकृतिम एव शुक्रस्थः, ऐसा हम इसको कह सकते हैं अन्वय। सो जब भी ये जो वायु है वो शुक्रस्थ हो जाती है तो क्या हो जाता है? शीघ्र उत्सर्गः, यानी जो प्रीमैच्योर कह सकते हैं हम ऐसा, सीमेन जो है वो जल्दी बाहर निकलता है। शीघ्रम उत्सर्गः संगम, या फिर क्या होता है, जो शुक्र है उसका संग हो जाता है, बाहर आता ही नहीं है। सो ये भी एक लक्षण है कि बहुत जल्दी आ जाएगा या फिर आएगा ही नहीं। आणि विकृतिम एव गर्भस्थः, गर्भ जो है उसमें विकृति आ जाती है और गर्भ भी जल्दी बाहर निकलता है, ऐसे हम कह सकते हैं। इसकी गर्भ जो है उसका जल्दी बाहर निकलना ये भी शुक्रस्थ वायु के कारण होता है। अभी हम शुक्रस्थ वायु के बारे में जब भी बात करेंगे तो शुक्र हम जब भी कहते हैं तो पुरुष विशिष्ट शुक्र जो है उसी के बारे में है, लेकिन गर्भ जो है स्त्रियों के बारे में जो कहा गया है उसमें शुक्र का अवयव जो है वो गर्भाशय है, और गर्भाशय जो है उसके अंदर रहने वाला गर्भ है उसका उत्सर्ग भी बहुत जल्दी हो जाता है, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होना या फिर प्रीटर्म डिलीवरी होना, ये बातें शुक्रस्थ गर्भ जब भी रहता है शुक्रस्थ वायु रहता है तभी हो जाती है। सो शुक्रस्य शीघ्रम उत्सर्गः संगम विकृतिमेव वा तद्गर्भस्य शुक्रस्थः, शुक्रस्थ अगर ये विकृति हो जाती है तो ये गर्भ भी जल्दी निकलता है। फिर उसके बाद में कॉमा है इधर, सीरा स्वादमान रिक्तते तत्स्थः, यानी अगर सीरागत वायु हो जाता है तो सीरा स्वादमान रिक्तते, जो सीरा है उसमें आत्मान हो जाता है और वो रिक्त हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सीरा फूक जाती है, उसका आत्मान होता है तो फूक जाती है। सीरागत वायु अगर होता है तो सीरा जो है वो फूकती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन ये फूकने के कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा खून रहेगा, रक्त रहेगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो रिक्त थे, वो जल्दी जल्दी एम्प्टी भी हो जाती है, उसका जो टोन है वो निकल जाता है। इसी के लिए सीरागत वायु जो है उसमें स्पेसिफिकली टोन निकल जाता है उसका, इसके लिए वो सीरा रिक्त भी रहती है और फूक भी जाती है। सो ये अगर हम कंपेयर करें तो आजकल की भाषा में जैसे वेरिकोस वेन्स कहते हैं, उसका निदान जो है वो सिरागत वात, ऐसा हम कर सकते हैं। सो वेरिकोस का एक निदान जो है वो सिरागत वात ऐसा होता है। सो सिरागत वायु, सो सिरा स्वादमान रिक्तते तत्स्थः स्रावस्थितः कुर्यात् रुद्रसी आयाम कुब्जताः स्नायुवस्थितः। अभी स्नायु से आश्रित ये अगर वायु होता है, जो जो वायु के हमने आश्रयत्व या फिर गतत्व वात व्याधि जो हमने देखे हैं उसमें जो स्नायु के आश्रित यानी स्नायु स्थित जब भी वायु हो जाता है तो कुर्यात क्रुद्रसी आयाम और कुब्जता, ये तीन बताए हैं, क्रुद्रस्यायाम कुब्जता।
गृध्रसी जब भी हम देखते हैं तो गृधावत चलती इति गृध्रसी ऐसे कहा जाता है कि जो गीधा रहता है वैसे चलते हैं। सो एक पाय घिसटते घिसटते चलना रहता है। सो अगर स्नायुओं में विकृति है, सो स्नायु से ही कंडरा सीरा स्नायवः जो त्वक है, सो उसका संबंध एक दूसरे से है। सो चलते समय वो कोई भी जो ऑर्गन है, पार्ट है, वो हिलने के लिए स्नायु की जरूरत है। वो स्नायुगत वात अगर है तो वो हिलता नहीं है, इसी के लिए चलते समय दिक्कत है। इसके लिए गृध्रसी वात या फिर जिसको आजकल की भाषा में साटिक पेन कहा जाता है, वैसे ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। फिर गृध्रसी आयाम, आयाम यानी अंतरायाम और बहिरायाम। अंतरायाम अंदर की तरफ जब भी पूरा शरीर झुक जाता है, वक्र होता है, और बहिरायाम इसका मतलब बाहर की तरफ जब भी शरीर झुक जाता है, वक्र हो जाता है। सो जो अलग अलग टिटानी रहते हैं वे इसमें आ जाते हैं। क्रैम्प्स जिसे हम कहते हैं वो भी इसमें आ जाता है स्नायुगत वात में। कभी कभी जो टिटानिक कन्वर्जन्स रहते हैं उसको भी इसमें अंतर्भूत हो सकते हैं। सो स्नायुगत वात के अलग अलग लक्षण के जिसमें आयाम में आयाम यानी अंतरायाम और बहिरायाम। और भी एक लक्षण आया है वो है कुब्जता। कुब्जता इसका मतलब ऐसा है कि जो थोरैसिक रीजन वाला जो वर्टिब्री है उसका आकार बदल जाता है, वो बाहर यानी पीछे से पोस्टीरियरली ज्यादा कर्व रहते हैं, उसको कुब्जता ऐसे कहा जाता है। कुब्ज कुब्जा ये रामायण में आपको मालूम रहेगी कि जिसका जो पीठ का रीढ़ का हड्डी जो है वो वक्र हुआ है, जिसको कुब्जा कहा जाता है। आजकल की भाषा में जिसे हम स्कोलियोसिस और काइफोसिस कहते हैं, उसमें काइफोसिस ये जो लक्षण है कि जिसमें थोरैसिक वर्टिब्री पोस्टीरियरली ज्यादा कर्व हो जाते हैं, ये है काइफोसिस। सो ऐसी लक्षण जो है वो हमें इस वात व्याधि में देखने के लिए मिलते हैं। सो ये क्या होता है, तो अगर पेशेंट्स के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो स्नायुगत वात जब भी रहता है तो ये स्नायु जो है कि जो एक के ऊपर जो दूसरी वर्टिब्री है, सो इन वर्टिब्रों को एक जगह पर स्थित करते हैं। यही अगर वायु वायु से विकृत हो जाते हैं तो उसके कारण ये कुब्जता आ जाती है कि स्नायु में अगर स्थित है तो कुब्जता आ जाती है। ओके। सो आजकल अगर हम देखेंगे तो ऑटोइम्यून डिसीजेस बहुत सारे हैं, या फिर स्नायु विकृति के कारण स्पैज्म के कारण भी ये कुब्जता देखने के लिए मिलती है। कभी कभी ये भी पाया जाता है कि HLA-B27 जो हम कहते हैं उसमें भी ये विकृति रहने के कारण कुब्जता देखने के लिए मिलती है। सो जो पेशेंट्स एंकिलोजिंग के रहते हैं ये भी हम स्नायु स्थित वात ऐसा सोच के भी ट्रीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में श्लोक है कि वातपूर्ण द्रुति स्पर्श शोफम संधिगते नीलः प्रसारणाकुंचयोः प्रवृत्तिम सवेदनाम। संधिगतः अनिलः जिसको हम संधिवात ऐसे मराठी में कहते हैं या फिर संधिगत वात ऐसा संस्कृत में कहते हैं। ये जो संधिगत वात है उसके जो लक्षण कहे गए हैं, इसके लक्षण में क्या क्या है, तो वातपूर्ण द्रुति स्पर्शः शोफम संधिगतो अनिलः प्रसारणा अकुंचयोः प्रवृत्तिम सवेदनाम। वेदना प्रवृत्ति होती है कभी तो प्रसारण और अकुंचन करते समय। और इसका लक्षण संधि जो है वो कैसे दिखता है, तो वातपूर्ण द्रुति स्पर्शः। वातपूर्ण द्रुति इसका मतलब क्या है वो भी देखेंगे। सो कोई भी थैली अगर हम लेते हैं और उसमें अगर हवा भर दी जाती है, जैसे कि आपने वो एयर पिलो भी देखा रहेगा, सो वो एयर पिलो का फीलिंग कैसा रहता है, वैसा फीलिंग ये संधि में यानी टिपिकली नी जॉइंट में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ये नी जॉइंट में ज्यादा होने के कारण उसका एफिनिटी जो रहती है संधिगत वात की वो उधर रहती है। पाए हमारे लेग्स जो रहते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, तो चलगुण से वायु की वृद्धि उसमें ज्यादा करके देखने के लिए मिलती है। इसके लिए संधिगत वात स्पेसिफिकली शुरुआत जो है वो संधियों में जिधर देखने के लिए मिलती है वो है नी जॉइंट। सो वातपूर्ण द्रुति स्पर्शः। और फिर है शोफम संधिगते अनिलः। अनिलः संधिगते, संधिगत जब भी वायु होता है तो शोफम शोथ उत्पन्न हो जाती है। ये जो शोथ है वो कैसी है, सो उन्नमति प्रपीड़ित, जो हम अगर उसको हमारे फिंगर से टच करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो जल्दी ऊपर आ जाता है, ऐसा ये शोथ रहता है। और भी है कि प्रसारण अकुंचनयोः सवेदनम
प्रवृत्ति, प्रसारण और आकुंचन जब भी हम करते हैं तो वेदना की प्रवृत्ति होती है। ये जब भी संधिगत वात अगर पेशेंट है तो प्रसारण आकुंचन यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये दोनों करने के समय उन पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा तकलीफ रहती है। इसी को संधिगत वात ऐसे कहा जाता है। संधिगत वात और आम वात, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो उसकी भी तैयारी हमें उसके कारण करनी पड़ती है। सो प्रसारण आकुंचनयोः हाँ प्रवृत्तिं स वेदनाम् सर्वांगसंश्रयस्तोद भेदस्फुरण भंजनम स्तंभ आक्षेपकश्वास संधि आकुंचन कंपनम। सर्वांग संश्रय, अभी ये जो वायु है वो पूरे शरीर में एक साथ अगर कुपित हो जाती है तो क्या होता है? सर्वांग संश्रय, पूरे शरीर में अगर ये वायु कुपित हो जाती है तो क्या होता है? सर्वांग संश्रय तोद भेद स्फुरण भंजनम। तोद, पूरे शरीर में तोदवत वेदना रहती है। अगर हम कहेंगे कि ये जब भी पेशेंट्स में कंप्लेंट्स रहते हैं सर्वांगगत वायु है तो पेशेंट ऐसे बताता है कि पूरे शरीर में चुभने जैसे पेशेंट को पीड़ा फील होती है। फिर तोद भेद, भेद इसका मतलब है कि भेदनवत पीड़ा, कुछ तो फूट रहा है ऐसा, फुटल्यासारखे दुखतात ऐसा बोलते हैं पेशेंट। सो भेद, और है कि वेदना अलग अलग बताई गई है कि वायु के कारण बहुत सारी अलग अलग वेदनाएं रहती है। सो तोद भेद ये अलग प्रकार की वेदना है। स्फुरण और भंजन ऐसे दो वेदना और बताई गई है। स्फुरण यानी जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिसको हम मसल ट्विचिंग कहते हैं उसे स्फुरण ऐसे कहा जाता है। मसल ट्विचिंग रुकता ही नहीं, बहुत ज्यादा समय तक चलता है, ऐसा जो है वो सर्वांगगत वात के कारण है। स्फुरण और भंजन, भंजन इसका मतलब है कि काट कर अलग कर देना, इसको भंजना ऐसे कहा जाता है। पूरी तरीके से एकदम टूटा हुआ, दो पार्ट में विचलित हुआ है, ऐसा इतनी ज्यादा पेन इस सर्वांगगत वायु में हो जाती है। सो वायु की पीड़ा कैसी है वो देख के हमें हमारा निदान करना पड़ता है। ओके, सो सर्वांग संश्रयस्तोद भेद स्फुरण भंजनम स्तंभ आक्षेपक श्वास स्वाप संध आकुंचन कंपनम। स्तंभ, आक्षेपक और स्वाप ऐसे तीन लक्षण कहा गया है। स्तंभ यानी बिल्कुल ही नहीं हिलना। स्तंभ इसका मतलब है कोई भी जो खांब या फिर कोई भी जो एकदम स्ट्रेट रहता है, ऐसा जो कोई भी पिलर है वैसा वो पेशेंट हो जाता है, वैसा वो जॉइंट हो जाता है, इसी के लिए इसको स्तंभ ऐसे कहा जाता है। स्तंभ यानी जकड़ाहट की पूरी तरीके से किधर भी वो हिलेगा नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पिलर जैसा खड़ा रहेगा। सो ऐसे स्तंभ हो जाता है कोई भी पेशेंट्स को, तो वो सर्वांगगत रोग वायु ऐसा हम कह सकते हैं। स्तंभ और ये जो पीड़ा रहती है तभी वो जॉइंट जो है वो बिल्कुल ही हिला नहीं पाता है। फिर आक्षेपक, आक्षेप स्वाप, आक्षेप इसका मतलब कि टिटानिक कन्वर्जन, पूरे शरीर में पूरे सर्वांगगत शरीर में अगर ये वायु कुपित हो जाती है ये टिटानिक कन्वर्जन जैसे पेशेंट्स के लक्षण आ जाते हैं। सो आक्षेप ये एक उसमें स्पेसिफिकेशन बताया है। और फिर है स्वाप, स्वाप इसका मतलब है कि सुप्ति यानी उधर कोई भी फीलिंग ही नहीं है, यानी जो परसेप्शन और टच जो है वो पूरे निकल जाता है। संधि आकुंचन और कंपन, संधि आकुंचन, संधि आकुंचन इसका मतलब है कि जिसको आजकल की भाषा में हम कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। टिपिकली अगर हम पैरालिसिस के पेशेंट देखते हैं तो उसमें पूरा शरीर जो है ईच एंड एवरी जॉइंट जो है वो धीरे धीरे फ्लेक्स होकर शरीर के नजदीक आ जाता है। ऐसे जब भी होता है तो पेशेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं रहता है। सो आकुंचन होना पूरे शरीर के वायु के कारण हो जाता है। सो संधि आकुंचन ये एक लक्षण सर्वांगगत वात में रहता है। और कंपनम, कंप पूरे शरीर में रहना, ये भी जो लक्षण है वो सर्वांग संश्रित वात का लक्षण है। कंप अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स में अगर हम एज रिलेटेड रहते हैं तो उसमें सर्वांग कंप या फिर कंपवात ऐसे कहा जाता है। तो सर्वांग कंप अगर है तो उसको प्रोग्नोसिस ऐसा है कि नहीं वो ठीक नहीं होगा,
वो चलता ही जाएगा, जिसको बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन भी दी जाती है, लेकिन पेशेंट का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो उसमें हमें सर्वांग संश्रित वायु ऐसा अगर निदान करके अगर मेडिसिन दिया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा देखने के लिए मिलता है। सो स्तंभ आक्षेपक स्वाप संधि आकुंचन कंपनम यदा तु धमनीः सर्वाः क्रुद्धो भेति मुहुर्मुहुः तदा अंग आक्षिपेत एष व्याधि आक्षेपक स्मृतः। अभी ये आक्षेपक व्याधि के बारे में कहते हैं। सो आक्षेपक जो है उसमें क्या होता है, सो आक्षेपक जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो धमनीगत वात ऐसे कहा गया है। ये धमनीगत जो वात है उसमें सर्वाः क्रुद्धा एभ्यति मुहुर्मुहुः तदा अंगम आक्षिपेत एष। ये जो पेशेंट है वो क्या होता है कि अंग का आक्षेप करता है, यानी प्रक्षिप्त अंग जिसे हम कहते हैं या फिर कन्वर्जेंस कहते हैं, ऐसा ये स्पेसिफिकेशन जो है वो धमनीगत वात का है। सो आक्षेपक जो आक्षेपण जो है वो एपिलेप्सी में भी हम देखते हैं। आक्षेपण जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन ब्रेन ऐसे भी हम देखते हैं। आक्षेपक जो है वो टिटानिक भी हम देखते हैं। तो उसके जो लक्षण रहते हैं वो अलग अलग रहेंगे। धमनीगत वात के कारण भी ये आक्षेपण यानी जो अंग है उसका आक्षेपक होता है ऐसे देखने के लिए मिलता है। सो धमनीगत वायु ऐसी भी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। जनरली हम वात व्याधि जब भी देखते हैं तो गुरुद्रसी वात ये तो हम सोचते हैं, या फिर संधिगत वात ये भी हम सोचते हैं, लेकिन धमनीगत वायु, शिरागत वायु ऐसे निदान जनरली, मैं ऐसा कंपल्सरी नहीं कह रही हूँ, लेकिन जनरली देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो ऐसे जो केसेस रहते हैं ना उसका निदान हम हमारी इस तरफ यानी आयुर्वेदिक निदान की तरफ से अगर करें तो उसमें रिजल्ट हमें जल्दी मिल सकते हैं। सो धमनीगत वात में आक्षेपक रहता है, सो इसी के लिए उसको व्याधि ही आक्षेपक इति स्मृतः, आक्षेपक व्याधि ऐसा उसे कहा जाता है। सो ये हमें देखना है कि धमनीगत क्रुद्ध वायु जो है सो उसके कारण उत्क्षेप और अपक्षेपक ये दोनों देखने के लिए मिलते हैं। सो धमनीगत वायु की चिकित्सा हमें करनी है। ये क्या चिकित्सा है तो हम निदान सामने जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद में अध प्रतिहतो वायुर व्रजन ऊर्ध्वं हृदाश्रिताः नाडीः प्रविश्य हृदयं शिरः शंखौ च पीडयन् आक्षिपेत् परितो गात्रं धनुर्वच्च नामयेत् कृच्छ्रात् उच्छ्वसति स्तब्धः स्रस्त मिलित दृक् ततः कपोत इव कूजे च निस्संज्ञसो अपतंत्रकः स एव च अपतानाख्यो मुक्ते तु मारुता हृदि। अभी अपतंत्रक और अपतानक ये दोनों व्याधि इसमें कहे गए हैं। अभी धमनीगत वात हमने देखा, राइट। सो धमनीगत वात के बाद में ये आ जाता है कि अध प्रतिहतो वायु, जब भी ये वायु जो है वो अध प्रतिहत हो जाती है सो उसमें क्या हो जाता है, वायु व्रजन ऊर्ध्वम हृदयाश्रिता, उधर से प्रतिहत होके यानी नीचे से कोई भी कारण अगर है सो जिसमें कि वेग का अवरोध हुआ है या फिर वायु की ज्यादा विकृति हुई है तो भी वो वात जो है उसकी गति बदल जाती है और व्रजन ऊर्ध्वम ऊर्ध्व भाग में चला आता है और हृदयम प्राप्य हृदय को वो प्राप्त कर लेता है या फिर हृदय को वो जकड़ता है। सो ऐसे केसेस में ये जो वायु है उसका क्या होता है, सो मरुता आक्षिपेत व्रजन ऊर्ध्वं हृदयाश्रिताः नाडीः प्रविश्य हृदयं शिरः शंखौ च पीडयन्, हृदय की जो नाड़ी यानी जो अलग अलग उसके वेसल्स है उसके अंदर जाके शिर और शंख उसका वो पीड़न करता है। आक्षिपेत परितो गात्रम धनुर्वच्च नामयेत्, गात्र जो है उसका आक्षेपण किया जाता है उस वायु के कारण और फिर क्या होता है धनुर्वत धनुष्य, धनुर इसका मतलब कि धनुष्य के जैसे वो पूरा नामयेत उसको वक्र कर देता है। सो ऐसे जो भी केसेस रहते हैं तो कृच्छ्रात् श्वसिति स्तब्ध स्रस्त मिलित दृक् ततः, कृच्छ्रात् उच्छ्वसिति उसको सांस भी लेना पॉसिबल नहीं होता है, उस समय जो श्वास है वो अटक जाती है वो, या फिर कृच्छ्र श्वसन ऐसे उसमें देखने के लिए मिलता है। और स्तब्ध स्त्रस्त मिलित दृक्, ऐसा दृष्टि उसकी कैसे रहेगी, तो ऐसे जब भी धनुर्वच्च नामयेत ऐसे जब भी वायु के कारण हो जाता है तो
दृष्टि जो है वो स्तब्ध हो जाती है। स्रस्त मिलित दृक्, स्रस्त यानी नीचे एक जगह के ऊपर ऐसे स्टेबल, ऐसा उसका ऐसा आंखें हो जाती है। और मिलित, मिलित इसका दो है कि दोनों आंखें एक दूसरे से मिलती है। जनरली अगर हम देखेंगे तो पैरेलल चलती है आंखें, अगर दोनों आंखें एक दूसरे से मिलती है तो कॉन्वर्जेंट स्क्विंट हम कहते हैं। वैसे कॉन्वर्जेंट स्क्विंट्स इसमें हो जाते हैं। इसके लिए निमित एक मिनट, हाँ, क्या हो जाता है, तो मिलित दृक्ततः कपोत इव कूजेच्च। अभी इसमें कृच्छ्र श्वसन चल रहा है, तो कपोत जैसे ये जो श्वास लेता है उसकी आवाज आती है और उसकी चेस्ट भी वैसी हो जाती है, क्योंकि वो एक जगह से वक्र हुआ है। सो चेस्ट जो है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, तो चेस्ट में भी वक्रता आ जाती है। श्रद्धा सिक्तम मिलित दृक्ततः कपोत इव कूजेच्च निस्संज्ञ सह अपतंत्रकः। ये निस्संज्ञ हो जाता है और इसी को अपतंत्रक ऐसे भी कहा जाता है। इसमें हमें देखना है कि ये जो हम अलग-अलग केसेस जब भी देखते हैं, ये अक्षेपक, अपतंत्रक और अपतानक, और अपतानक और अपतंत्रक में क्या-क्या लक्षण है, भेद क्या-क्या है उसमें, ये अगर हम देखेंगे तो आगे कहा गया है, स एव च अपतानाख्यः मुक्ते तु मरुतारुदि, स च एव मुक्ते तु मरुतारुदि अश्नुवेत मुहुः स्वास्थ्यम मुहुः आश्वास्थ्यम आवृते। अभी ये जो है, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो हृदय को मुक्त कर देता है, यानी हृदयाश्रित नहीं रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है, सो इसको अपतानक ऐसे कहा जाता है। और ये जो अपतानक है उसमें अश्नुवित मुहुः स्वास्थ्यम आवृते, कभी कभी इसमें स्वास्थ्य महसूस करता है, और जब भी अस्वास्थ्य रहता है तभी ये वायु है वो वापस आवृत कर देती है हृदय को। सो कभी हृदय को मुक्त करती है, कभी हृदय को जकड़ती है, ऐसा है। तो उसमें जब भी हृदय को जकड़ती है तभी अस्वास्थ्य फील करता है पेशेंट, और कभी हृदय को जकड़ना छोड़ देती है या फिर हृदय मुक्त कर देती है, सो उस समय ये जो पेशेंट्स रहते हैं ना, इसमें स्वास्थ्य उनको महसूस होता है। सो ये जो है इसको अपतंत्रक और अपतानक, ये दो डिसीजेस जो है वो कहे गए हैं। अभी आगे का यानी 20 श्लोक हमारे हुए हैं, आगे का श्लोक पढ़ के हम रुकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो भी हम आज ले लेंगे। सो गर्भपात समुत्पन्नः शोणितातिस्रवोत्थितः अभिघात समुत्थश्च दुश्चिकित्स्य तमोहिसः। सो अभी इसके बाद में जो कहा गया है, सो गर्भपात के कारण या फिर रक्तस्राव के कारण ये जो दुष्चिकित्सतम कहा गया है, सो ये अपतंत्रक और अपतानक जो है उसमें गर्भपात के कारण ये अपतंत्रक अपतानक हो जाता है। फिर शोणित अतिस्रावोत्थितः, कभी कभी रक्त मोक्षण करने के कारण अपतंत्रक अपतानक है, या फिर रक्त जो है वो बहुत ज्यादा स्रवण होने के कारण, यानी रक्त का स्राव, यानी रक्त वीर्य जो हम कहते हैं कि रक्त श्रुति, वो नहीं किया है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स है उसमें कुछ लगता है या फिर आघात हो जाता है और रक्तस्राव ज्यादा होता है, उसके कारण जो अपतंत्रक है वो। और अभिघात समुत्थश्च, जो अभिघात के कारण हुआ है वो दुष्चिकित्स्य तमोहिसः, वो जो अपतंत्रक, वो जो अपतानक है वो दुष्चिकित्स्य हो जाता है। कभी कभी ऐसा है रहता है कि व्रण के कारण भी हम देखते हैं कि उसमें टिटानिक कन्वर्जेंस आ जाता है, ये अपतंत्रक अपतानक में भी इसका समावेश हो सकता है। सो गर्भपात समुत्पन्नः शोणितातिस्रवोत्थितः अभिघात समुत्थश्च दुष्चिकित्स्य तमोहिसः। उसके बाद में जो है वो मन्या गतवात, ये हम एक श्लोक पढ़ के यानी 21 श्लोक हुए हैं, 22nd श्लोक पढ़ के रुकते हैं। मन्ने संस्तंभ्य वातः अंतरायश्चन धमनेर्यदा व्याप्नोति सकलम देहम जत्रुयम्यते तदा, जत्रु आयम्यते तदा। ओके, सो ये आज इधर हम रुक के पढ़ते हैं और अभी हम चैट बॉक्स की तरफ जाते हैं। A vascular necrosis is seen nowadays. How it will come under मज्जागतवात। अच्छा, अभी जैसे हमने पढ़ा ना मज्जागतवात के लक्षण, उसमें एक शब्द आया है, एक मिनट, हाँ मैं इसमें जाती हूँ। मेरा कहना ऐसा नहीं कि मज्जागतवात
जो है इज इक्वल टू अवैस्कुलर नेक्रोसिस, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कैसा है कि कभी कभी उसका निदान जो है अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर का, उसमें मज्जागतवात में वो आ सकता है, ऐसा है। अभी हाँ, मध्यस्था अस्थिसु सौशीर्यम अस्वप्नम संततारुजम, ऐसे कहा गया। अस्थि सौशीर्य ये एक लक्षण है। जब भी नेक्रोसिस रहता है, वैस्कुलर नेक्रोसिस है, तो सौशीर्य तो उसमें रहता है, और उसके कारण आगे जाके जो फ्रैक्चर्स रहते हैं उसमें, जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है वैसे उसमें हो जाता है। वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्यों होते हैं? तो अस्थि सौशीर्य है, इसी के लिए वो हो जाता है। सो उसके लिए अवैस्कुलर नेक्रोसिस का एक निदान अभी कैसा है ना, कि जब भी वायु की विकृति है और मज्जा की मज्जा स्थित है, सो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा कि उसका जो रक्त संचरण है वो कम हो जाता है वायु की विकृति के कारण का, क्योंकि वायु जो है वो गति बदलने में समर्थ रहता है। सो गति बदल सकती है, इसी के लिए वो अस्थि का पोषण नहीं हो पाता है, सो अस्थि सौशीर्य हो जाता है, और अस्थि सौशीर्य के कारण ये जो पीड़ा वगैरह सब बताई गई है वो है, और ये एक कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इज इक्वल टू, ऐसा मत सोचिए। जैसे कि बहुत बार कहा जाता है कि राजक्षमा इज इक्वल टू ये है, फीवर इज इक्वल टू ये है, ये इज इक्वल टू ये है, ऐसे कभी भी नहीं करना है। सो अलग अलग कैटेगराइजेशन, यानी एक ही अगर हम क्रॉनिक रीनल फेल्यूर लेते हैं तो उसके आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग 12-13 निदान हो जाते हैं। सो ऐसे ही जो अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हम कहते हैं, तो उसकी जो हिस्ट्री वगैरह लेंगे तो उसमें से जो अलग अलग निदान होते हैं उसमें से एक निदान मज्जागतवात ऐसा हो सकता है, ऐसा है। ओके। एक पेशंट पूछा है कि 62 ईयर फीमेल पेशंट, लेफ्ट फेस बर्न झालाय, ओके, 47 पूर्वी लेफ्ट साइड टूथ एक आहे, डायबिटीज 16 वर्ष, हायपरटेन्शन आहे, विचार काय विचार करावा? न्यूरोलॉजिस्ट म्हणाले नर्व डॅमेज झालाय, त्यामुळे मेडिसिन दिलेली आहेत। ओके, जो नर्वस डैमेज जब भी रहता है ना, तभी जनरली ये देखा जाता है कि नर्व्स अगर डैमेज है, सो वो वापस रीजनरेट नहीं होते हैं। वो अगर रीजनरेट नहीं होंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, तो उसके कारण प्रोग्नोसिस उसका अच्छा नहीं रहेगा, ये तो बात उसमें हो सकती है। लेकिन एक बात हमें इधर देखना है कि पेशेंट अगर आता है पूछता है तो उसमें हम विचार कैसा कर सकते हैं। सो इसमें हम जो विचार करेंगे तो उसमें जो धमनीगत वात कहा गया है, अभी जैसे कि हमने पढ़ा, उसके बारे में हम जरूर उसमें विचार कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है उसके अलग अलग लक्षण जो है उसके अनुसार हमें देखना पड़ेगा। इसमें जो है वो बर्न हुआ है, सो अतिदग्ध चिकित्सा ये भी देखनी है। अतिदग्ध की जो चिकित्सा है उसमें मांस दग्ध, स्नायु दग्ध, सिरा दग्ध, ये अलग अलग बात बताए गए हैं। सो इसमें अगर बहुत ज्यादा दग्ध हुआ है तो उसमें मांस, सिरा, स्नायु, धमनी, इसमें भी दग्धता आ जाती है, और उसी के कारण इसमें लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि तोदवत वेदना है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो जाता है। ऐसे जो नर्व एंडिंग्स उसके ओपन अप हो जाते हैं, उसके कारण हो जाते हैं। तो इसमें भी चिकित्सा करते समय धमनीगत वात जैसे हमने पढ़ा उसके अनुसार हम चिकित्सा कर सकते हैं। दूसरी जो है उधर लोकल चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो बात है वो है कि रक्त जो है वो बर्न्स के कारण विदाह हुआ है, वैसा ही रक्त का विदाह जो है वो विसर्प में होता है। सो विसर्प के अनुसार भी इसमें हम चिकित्सा कर सकते हैं। सो ये अलग अलग जो नजरिया है चिकित्सा का, ये हमें इधर देखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, इसमें क्या यूज करना है ऐसा अगर पूछा जाता है तो ये जो लेप रहते हैं तंडुल, उसका लेप उसके ऊपर लगाने के लिए आया है, सो वो हम कर सकते हैं। रक्त मोक्षण भी हम दे सकते हैं, फिर उसके ऊपर भी उसका उपयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% 100% गारंटी, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब तक पेशेंट हमें कहता है और पेशेंट की ऐसा कहा गया है चरक में कि सांस जब तक चलती है तब तक मेडिसिन देना चाहिए, इसको नहीं होगा इसके लिए उसको छोड़ना नहीं है। सो ये अलग अलग विचार हमें करना है कि बर्न्स की हिस्ट्री और अभी तोद है, पेन है,
टूथ एक ज्यादा है उसमें, तो गंडूश उसमें हमें करने हैं। सो कोई भी जो वातस्शमन तेल है, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि रुई यानी अकड़ा जो रहता है, वो जो अकड़ा है वो वातस्शमन भी करने वाला है और टूथेक भी कम करने वाला है। सो उसका जो सिद्ध तेल रहेगा, उसका अगर हम कवल करने के लिए देते हैं, तो जो विकृतियां है, वो जो दोष है वो कम हो जाएंगे, वायु जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि स्नेह गंडूश है। स्नेह गंडूश करने के बाद वो अगर हम निकाल देते हैं तेल, तो उसके कारण वायु का शमन होने के बाद ये पेन्स कम आने में मदद हो जाती है। सो ये बातें हमेशा से ध्यान में रखनी है कि कैसे ये पढ़ के हमें हमारी चिकित्सा की ओर जाना है, वो बात इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आज इधर ही रुकते हैं। भरोनी सद्भावाची अंजुली, मियावोविया फुले मोकळी, अर्पिली अंग्री उघडी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुली, मियावोविया फुले मोकळी, अर्पिली अंग्री उघडी विश्वरूपाच्या। भरोनी सद्भावाची अंजुली, मियावोविया फुले मोकळी, अर्पिली अंग्री उघडी विश्वरूपाच्या।